हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखा जाए तो इस दुनिया ने बहुत सारी ट्रेजेडीज देखी हैं मल्टीपल फॉर्म्स में, जैसे कि वॉर्स, जेनोसाइड्स और क्या कुछ नहीं। मगर जो रियल इविल होते हैं वो लोग हैं जो इन प्रैक्टिसेस में होते हैं और इन एक्ट्स के पीछे छुपे मास्टरमाइंड्स होते हैं। ऐसे लोग जो उस ब्रूटल और मेजर क्राइम्स को उस लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं कि कोई इंसान सोच भी ना सके। वो जो डिसीजंस लेते हैं वो इंसानों पर एक तूफान की तरह गिरते हैं और आगे चल के लोगों को उनके कॉन्सिक्वेंसेस एक्सट्रीम लेवल पे झेलने पड़ते हैं। ऐसे एक खतरनाक इंसान का मैं आपको बताऊं जिन्होंने ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया कि वो हिस्ट्री में अपनी काफी गहरी छाप छोड़ गए। ये पर्सनालिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है ईडी अमीन। ईडी अमीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे युगांडा के बैक इन 1952। एक गरीब मुल्क युगांडा जिसमें ईडी अमीन एक पैलेस में रहता था जिसकी दीवारें 3000 लोगों के खून और हड्डियों से भरी पड़ी थी। उसने युगांडा में तब कंट्रोल लिया जब युगांडा का प्रेसिडेंट ओबॉट मीटिंग अटेंड करने सिंगापुर गया। ईडी अमीन ने प्रॉमिस किया युगांडा में खुशहाली लाने का और एक हफ्ते बाद ही उसने अपने आप को खुद ही युगांडा का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। एज डिक्टेटर ईडी अमीन युगांडा के बुचर के नाम से मशहूर था क्योंकि वो लोगों को क्रोकोडाइल्स मतलब मगरमच्छ के सामने जिंदा हालत में फेंक देता था और कई दफा ऐसा भी क्लेम हुआ कि वो एक कैनिबल था। उसने अपनी 4th प्रेग्नेंट बीवी को उसी पैलेस में टेबल पे लिटाया और उसके हाथ काट के उसके पैरों की जगह सी डाले और उसके पैर काट के उसके हाथों की जगह। ये एक साइकोटिक इंसान था जो मरी हुई लाशों के साथ अकेले बैठ के घंटों बातें किया करता था और एंड में उन्हीं के साथ सो जाता था। पर हैरत की बात तो ये है कि ईडी अमीन के इतना बेरहम होने के बावजूद युगांडा के लोगों ने उसे अपना प्रेसिडेंट बना के रखा था काफी अरसे तक और इनफैक्ट उससे बहुत प्यार भी करते थे। मगर क्यों? ईडी अमीन की पैदाइश युगांडा के एक छोटे ट्राइब काकुआ में 1925 में हुई, जिस दौर में युगांडा दूसरे मुल्कों की तरह अंग्रेजों के जुल्म और तशद्दुद का निशाना हुआ करता था। कहा जाता है कि काकुआ ट्राइब के लोग बेहद खतरनाक और डेंजरस हुआ करते थे और अपने रिचुअल्स में इंसानों या जानवरों का खून पिया करते थे। यही सब देख के ईडी अमीन बड़ा हुआ और ये चीजें मतलब इंसान को मारकर उसका खून पीना उसके लिए बहुत ही नॉर्मल था। ईडी की फैमिली इतनी गरीब थी कि वो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाया। उसने 4th स्टैंडर्ड में ही अपनी एजुकेशन छोड़ दी और घर संभालने के लिए अलग अलग छोटे काम करने लगा। आखिर में 21 साल की उम्र में उसने ब्रिटिश मिलिट्री ज्वाइन कर ली और असिस्टेंट कुक की पोस्ट पे शुरुआत करी। उसने ब्रिटिशर्स के अंडर बॉक्सिंग, स्विमिंग और रग्बी की भी ट्रेनिंग ली और ब्रिटिशर्स को अफ्रीका पे अपना दबदबा दबाए रखने की भी मदद करी। जब ब्रिटिशर्स को यकीन हो गया कि ईडी उन्हीं की साइड पे है और अपने ही लोगों को उनके लिए मार रहा है तो ब्रिटिशर्स ने उसको वॉर में खूब यूज किया। ईडी वॉर्स में इतना जालिम था कि वो लोगों को जिंदा ही दफन कर देता था और ऐसे मारता था कि सामने वाले लोग डर जाते थे। ऐसे जालिमाना काम करते करते ही वो ब्रिटिशर्स की नजर में आ गया और वो मशहूर होने लगा, which led to increasing his military rank। और देखते ही देखते वो ब्रिटिश आर्मी का सबसे सेकंड मोस्ट सीनियर रैंक होल्डर बन गया। ईडी अमीन ने वहां पे एक दोस्त भी बनाया जिसका नाम ओबॉट था और वो फ्यूचर में युगांडा का प्रेसिडेंट भी बना। इन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की हो गई थी कि ये उन्हीं ब्रिटिशर्स की नाक के नीचे से ही उन्हीं का गोल्ड, आर्म्स और एमिनेशन स्मगल करने लगे। मगर ब्रिटिशर्स को जब इन सब हरकतों के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि युगांडा की इंडिपेंडेंस बहुत ही करीब आ गई थी और वो आउट ऑफ पावर हो गए थे। विद नो एक्सपीरियंस्ड ऑप्शंस लेफ्ट, ओबॉट को युगांडा का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया और ईडी अमीन को चीफ ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस बना दिया। थे तो ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त, लेकिन ओबॉट के पास ईडी से एक सीनियर पोजीशन थी और ईडी अमीन को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ईडी अमीन को प्रेसिडेंट की पोजीशन चाहिए थी और ओबॉट की मौत, लेकिन उसने ये सब डायरेक्टली नहीं किया। अपनी पावर और पोजीशन गेन करने के लिए वो लोगों के बीच जाके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। इससे ईडी अमीन लोगों में काफी पॉपुलर होने लगा और लोगों का ट्रस्ट जीतने लगा। ईडी अमीन ने पेशेंटली ये काफी टाइम तक किया। फिर आया वो वक्त जिसका ईडी अमीन को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। 25 जनवरी 1971 कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग के लिए ओबॉट सिंगापुर गया। इस मौके को यूटिलाइज करते हुए ईडी अमीन ने खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। अवाम के दिलों में ईडी अमीन ने जो सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ा हुआ था उसने ईडी को इस स्टेप में काफी सपोर्ट किया क्योंकि लोग सोचते थे कि ईडी अमीन सिर्फ युगांडा की
बेहतरी ही चाहता है। प्रेसिडेंट बनते ही ईडी अमीन ने ओबोटे पे कंट्री में एंटर होने से ही बैन लगा दिया और मास किलिंग की उन ट्राइब्स की जिन पे ईडी अमीन को सिर्फ शक था कि वो ओबोटे के सपोर्टर्स हैं। ईडी अमीन ने फिर लोकल पब्लिक को भी टेरराइज करना शुरू कर दिया अपनी इंटरनल फोर्सेस के थ्रू जो उसने तैयार करी थी। वो इंटरनल फोर्सेस के नाम स्टेट रिसर्च ब्यूरो SRB और पब्लिक सेफ्टी यूनिट PSU थे और इनका मेजर काम यही था कि वो उन लोगों को एलिमिनेट करें जो ईडी अमीन के अगेंस्ट हैं बाय एनी मींस। फिर जब पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन PFLP ने एक फ्लाइट हाईजैक करी एयर फ्रांस की जो कि इजराइल से पेरिस लैंड कर रही थी ऑन जून 27, 1976, उसके जो टेररिस्ट थे ईडी ने उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया, उनको वेलकम किया और उनको ट्रूप्स और वेपन से भी सप्लाई किया। लेकिन ईडी अमीन को काफी झटका लगा जब इजरायली कमांडोज ने रेड करके एंटेबे एयरपोर्ट पे उन हॉस्टेजेस को रेस्क्यू किया। इस सक्सेसफुल रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर सुनते ही ईडी अमीन ने काफी सारे एयरपोर्ट वर्कर्स को एग्जीक्यूट करने का हुक्म दिया जिन पे ईडी अमीन को सिर्फ शक था कि वो इस ऑपरेशन में मिले हुए हैं। ईडी अमीन के रूलिंग पीरियड में तकरीबन 3 लाख सिविलियंस को बेरहमी से मारा गया। वक्त के साथ साथ ईडी अमीन के एलाइज भी उसके अगेंस्ट होते जा रहे थे। उसके काफी मेंबर्स जब बॉर्डर क्रॉस करके तंजानिया भागे तो ईडी अमीन ने तंजानियन प्रेसिडेंट जूलियस को इसका जिम्मेदार ठहराया। 2 हफ्ते बाद तंजानियन प्रेसिडेंट जूलियस ने इस हरकत को काउंटर करते हुए अपने लैंड को रीगेन करने की अप्रोच बनाई और युगांडन आर्मी को वहां से लड़कर भगा दिया। ये बैटल युगांडा तक पहुंच गई थी और अप्रैल 11, 1979 को मजबूरन ईडी अमीन को वहां से भागना पड़ा जब कंपाला कैप्चर हो गया था। ईडी फिर रेफ्यूज सीख करते हुए लिबिया गए और वहां से बाद में वो सऊदी अरेबिया मूव हो गए जहां वो अपनी लाइफ सुकून से जी रहे थे अपनी मौत तक, जो कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स की वजह से हुई बैक इन 2003। ईडी अमीन ने जो हरकतें अपने करियर में करी वो काफी खतरनाक और खौफनाक थी। दुआ करता हूँ कि अब ऐसे डिक्टेटर्स मजीद दुनिया में ना आए। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने और सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।